हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट देश की सबसे बड़ा इशू बनते जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट देश और साथ ही साथ समाज को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से देश के जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाता है। और हाल ही में जो कोरोना पीरियड्स था उसमें एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स की जो नंबरिंग है बहुत तेज़ी से बढ़ी, बहुत तेज़ी से लोग बेरोज़गार हुए। और बेरोज़गारी के कारणों की बात करें तो इसके कई कारण हैं, जिसमें सरकार की पॉलिसियों से लेकर के कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ने लगता है। और साथ ही बेरोजगारी भी कई तरह की होती है, जो अलग अलग जो उनके मानक होते हैं, उनके जो मेजरमेंट होते हैं उन पर डिपेंड करती है। तो आज के जो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सरकार किन को बेरोजगार मानती है और बेरोजगारी के टाइप्स कितने हो सकते हैं। तो अलग अलग सरकार, हर राज्य में जो हर स्टेट होते हैं उनमें अलग अलग लॉ होते हैं, नियम होते हैं, और वो अपने अंदाज़ों के अनुसार ही अलग अलग तरीके से बेरोजगारों को का मापन करती है। और एक होता है बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जो बेरोजगार होते हैं उनको अपना लाइफ को साइकिल को चलाने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से बेरोजगारी भत्ता देती है ताकि वो अपने जीवन को चला सकें। और ये देखा जाता है कि जिन लोगों को सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है वो कैसे पता करती है या कैसे डायरेक्ट करती है, सबके अलग अलग अपने मेजरमेंट्स होते हैं कि अभी वो बेरोजगार है कि नहीं, वो ये पहले वो चेक करती है। फिर समान तौर पर ये भी देखती है कि जिन लोगों के पास, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित व असंगठित क्षेत्र में कोई काम है कि नहीं। और थर्ड इज़ ये देखती है कि पिछले 6 महीने से वो जो काम तलाश कर रहे हैं फिर भी उनको काम नहीं मिला है, तो उनको हम बेरोजगार की श्रेणी में गिन लेते हैं या सरकार उनको बेरोजगारों की श्रेणी में गिन लेती है। अब आप ये बोल रहे हो कि ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है जिसमें उनको जॉब सिक्योरिटी रहती है, और देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है जिसमें ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे कि कोई भी दुकान वाला, जैसे कि चाय वाला, ये सब तरीके से जितनी भी दुकान होती हैं ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं तो उसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सरकार किन किन लोगों को बेरोजगार मानती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि बेरोजगारी तब होती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब कोई पर्सन क्या करता है, काम ढूंढ रहा है बट उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ही, जो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करें तो उस इकोनॉमी, जिस कंट्री की भी इकोनॉमी है वो अच्छी ग्रोथ भी करेगी। ओके, अच्छी ग्रोथ भी करेगी। फिर बेरोजगारी जो होती है, सबसे लगातार इसका वह बेरोजगारी दर है जो बेरोजगार लोगों की संख्या में, श्रम बल में लोगों की संख्या में विभाजित किया जाता है। मतलब अगर हम देखें कि कितने लोग हैं जो वर्किंग फोर्स हैं, वर्किंग पीपल हैं, कितने लोग हैं जो काम करते हैं। अगर हम देखेंगे कि जो वर्किंग पीरियड है जो अपना क्या कहते हैं 18 से लेकर के 59 साल तक के बीच में जो भी लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है, तो हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार की दृष्टि से उसे हम डाल देते हैं। पर हमें यहाँ पे देखना ये है कि कौन मेजरमेंट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया में। इंडिया में जो है मेजरमेंट जो करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, वो है आपका NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये करती है। इसका जो हिंदी में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम, मतलब कि इसके साथ जो जुड़े होते हैं वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के तहत। और सेकंड इज़ कि इसमें ये सब इम्प्लीमेंटेशन करता है MOSPI। ये लोग सब मिल करके क्या करते हैं,
भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं उसको अप्रोच करते हैं, यानी कि बेरोजगारी को वो मापते हैं। तो वो कौन कौन थे? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? MOSPI। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेजरमेंट करती है अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया में। फिर देन हम देखते हैं कि ये NSSO किस किस अप्रोच से बेरोजगारी को वो कैलकुलेट करती है या बेरोजगारी को कैसे वो मापती है। तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, यानी कि हिंदी में होगा सामान्य स्थिति दृष्टिकोण। यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे कि मैंने क्या किया, आज से इसका मैंने क्या किया, सर्वेक्षण करना चालू किया कि भैया कितने लोग बेरोजगार हैं, चलो देखते हैं। तो मैंने सर्वे स्टार्ट किया और पाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 365 डेज तक उनको कोई भी काम नहीं मिला, तो उसको हम बेरोजगार की दृष्टि, ये एक यूजुअल स्टेटस अप्रोच कहलाता है ये, जिनको 365 दिनों में एक भी काम नहीं मिला। फिर आता है वीकली स्टेटस अप्रोच। वीकली स्टेटस अप्रोच से आपको समझ में आ गया होगा कि साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण। इसका मतलब ये है कि जब मैं सर्वे करना स्टार्ट करूँगा तो मैं देखूँगा कि भैया कि इस पूरे 1 वीक में उस पर्सन को 1 घंटे भी कोई काम मिला है कि नहीं। अगर उसे 1 घंटे भी कोई काम नहीं मिला है तो उसे मैं क्या बोलूँगा, वीकली स्टेटस अप्रोच में इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, उससे मैं मेज़रमेंट करूँगा। तो दो NSSO 2 तरीके से, यानी कि एक यूजुअल स्टेटस अप्रोच लगाती है, सेकंड इज़ वीकली स्टेटस अप्रोच लगाती है, एंड थर्ड इज़ दैनिक स्थिति दृष्टिकोण। दैनिक स्थिति दृष्टिकोण यानी कि डेली स्टेटस अप्रोच में क्या करती है कि वो ये चेक करती है कि भैया उसको उस दिन में 1 घंटे भी काम मिला कि नहीं मिला। मतलब कि मैं एक पर्सन हूँ और सरकार ये देखेगी कि मुझे आज के दिन में 1 घंटे भी कोई काम मिला कि नहीं मिला। तो डेली स्टेटस अप्रोच हो गया वो। डेली स्टेटस अप्रोच किस, तो हमने क्या पढ़ा, एक यूजुअल स्टेटस अप्रोच, दूसरा हमने पढ़ा वीकली स्टेटस अप्रोच, एंड थर्ड इज दैनिक स्थिति यानी कि डेली स्टेटस अप्रोच। ये तीनों अप्रोचेस को आप याद रखिएगा। NSSO के जो मेजरमेंट्स हैं वो इस तरीके से वो करेगी। फिर देखते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, थोड़ा सा ये पुरानी रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, इसमें भारत ने बोला कि जो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक सर्वे जारी किया गया, और सर्वे में बोला गया कि लॉकडाउन के बाद इंडियन इकोनॉमी में 20% से अधिक लोगों की अपनी नौकरी चली गई। ये तो बिल्कुल कंफर्म था कि आपने देखा होगा किस तरीके से लोग अपना शहर छोड़ करके अपने गांव की ओर जा रहे थे, और बहुत से लोगों की जॉब चली गई, और कुछ लोग तो वर्किंग पीरियड में ही उनकी जॉब चले गई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो 8.7% यहाँ पे क्या हुआ, बेरोजगारी तक बढ़ गई थी, रहने की उम्मीद थी इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम। अब देखते हैं कितने टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, मतलब हमने किस किस कैटेगरी में अलग अलग तरीके से हमने देखा है कि भैया इसको इस तरीके से जॉब नहीं मिल रही है तो हमने उसको इस कैटेगरी में डाल दिया। मतलब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने एक बनाया है, और बेसिकली ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है MPPSC में कि भैया ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, और देन फिर पूरे एक पर्टिकुलर टाइप से पूछ लेगा आपसे। तो पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। और डिस्गाइज्ड का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं है और आपको डिस्गाइज्ड कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको बहला फुसला के आपसे बिना पैसे के काम करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये है, ये बेसिकली आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलता है। अब इसको समझिएगा कि ये कहना क्या चाहता है। मान के चलो मैं किसी जगह में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 लोग की ही ज़रूरत है। ओके, 3 लोगों की ज़रूरत है, बट 3 की जगह वहाँ पे 6 लोग काम कर रहे हैं। चलो 6 लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर 3 लोगों में भी उत्पादन उतना ही था, यानी कि प्रोडक्शन, और 6 लोगों के आने पर भी प्रोडक्शन तो उतना ही रहा। तो उसमें जो डिविडेंड है यानी कि लाभांश है वो उतना नहीं मिलेगा, उतना नहीं बढ़ेगा, और वो बेरोजगारी की दृष्टि से ही कहलाएंगे कि वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पे 2-3 लोग की ज़रूरत है, वहाँ पे पूरा परिवार के लोग वहाँ पे मिले रहते हैं, पर उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन उतना बढ़ नहीं पाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाता है पर प्रोडक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मौसमी बेरोजगारी, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि जो मज़दूर हैं वो लोग। कैसे कि मान के चलो मुझे मेरे जो खेत है वहाँ पे सिर्फ मैं चावल उगाता हूँ और मैंने क्या किया, चावल लगा दिया, धान का खेत। तो फिर धान का खेत क्या हुआ, अपना सितंबर अक्टूबर तक कट गया धान, उसके बाद तो कुछ नहीं है मेरे पास लगाने को। तो मैं क्या, पूरे सिर्फ 4-5 महीने मुझे रोज़गार रहेगा मेरे पास, उसके बाद पूरा मैं खाली बैठा रहूँगा। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक टाइप से आप कह सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कोई चीज़ है जिसे आप सीजन में ही आप करते हैं, तो वो सीजनल के उस सीज़न के बाद वहाँ पे आप खाली रहते हैं। सीजन तक तो आपने खूब काम किया, पर सीजन के बाद आपने क्या किया, खाली रह गए। तो इसे ही मैं क्या बोलूँगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हो गया आपका। फिर देन आप ये देख सकते हैं डायग्राम पे, ये है आपका डिसगाइज्ड इकोनॉमी। ओके, ये पूरे तरीके से आप 4-5 लोग काम कर रहे हैं। ओके, फिर होता है एक आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से। एक तो टूरिज़्म, जैसे कि मान के चलिए मैं एक ऐसी जगह में रहता हूँ जहाँ पे लोग ठंडी में ही लोग घूमने आते हैं, तो ठंडी में घूम के चले गए, बाकी गर्मी बरसात में वहाँ पे कैसा रहा, पूरा खाली, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। फार्मिंग में भी ऐसा ही है, रिटेलिंग में भी ऐसा ही है, और हॉस्पिटैलिटी में भी ऐसा ही है, होटल्स वगैरह ये सब वगैरह में, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो आएंगे, खाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, मैं बेरोजगार रहूँगा, इस तरीके से। फिर देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी में कि भैया मेरे पास क्या है, योग्यता है, मतलब कि मेरे पास वो क्वालिटी है काम करने की। मैं मान के चलो मेरे पास अच्छी, मैं प्रोफेसर लायक एक व्यक्ति हूँ, पर मुझे प्रोफेसर का काम तो नहीं मिल रहा है, मुझे प्यून का काम मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वो काम नहीं करूँगा। तो इसमें क्या होता है, मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बेरोजगारी रहेगी, मेरे को काम नहीं है, मैं जिस लायक हूँ उस लायक मुझे काम नहीं मिल रहा है। आप योग्य हैं पर आपको उस तरीके से काम नहीं मिलता है, तो इसे हम स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी भी बोलते हैं। तो भारत में बहुत से लोग आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती। मतलब कि दूसरी चीज़ ये भी होता है कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपको मोबाइल की कंपनी में काम करना है, पर आपके अंदर तो वैसी स्किल्स हैं ही नहीं कि आप मोबाइल को बना सकें या कुछ काम कर सकें, तो आपको वो एम्प्लॉयमेंट क्यों देगा। तो ये भी एक रीज़न है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अब नेक्स्ट है ये आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी। अब ये कब आती है, जैसे कि किसी कंट्री में कभी रिसेशन आ गया, यानी कि मंदी आ गई। तो मंदी आ गई तो क्या होगा, मंदी आने से ये होता है कि बहुत से लोगों के रोज़गार चले जाते हैं, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अब भैया ऐसा है कि रिसेशन आ गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी उतनी है नहीं, तो कोई भी कंपनी क्या करेगी कि उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करेगी, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, तो उन वर्करों को हटा देगी। वर्करों को जैसे ही हटाएगी तो क्या कहते हैं, जैसे कि आपका पूरा रिसेशन चालू हो गया है, तो रिसेशन चालू होने से पूरे वर्कर्स को हटाना चालू होगी। बट जैसे रिसेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगती है, तो वापस से उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगता है। तो इससे सिंपल ये बात है कि रिसेशन अगर आता है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होता है, और जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा, यानी कि बेरोजगारी कम होने लगी। विकास ज़रूरी है बेरोजगारी को कम करने के लिए। बेसिकली ये जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपको देखने को मिलेगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। हमारे इंडिया में ये जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है ये देखने को कम ही मिलता है, क्योंकि अभी हमारा जो कंट्री है, हमारी इंडिया, वो डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री में रिसेशन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। और जब वो डेवलप होगा, क्योंकि जब आप डेवलप्ड होते हैं तभी रिसेशन आता है, मतलब ये होता है कि आपने सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर लिया है, अब आपके पास कुछ और प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये हो गया। अब आता है कि तकनीकी बेरोजगारी।
टेक्निकल यानी कि टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है। होता ये है कि मान के चलिए मुझे एक ऐसा काम आता है जो सिर्फ मैं हाथ से करता हूँ, बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, वही काम मशीन करने लगेगी। तो मशीन करने लगेगी तो भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट था वो चला जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और होगा कि अब उसी काम को किसी नए तरीके से किया जा रहा है, उसके लिए मेरे को स्किल्स चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा मेरे को। अब मेरे पास टेक्नोलॉजी वो सीखने के लिए अभी उस टाइम है नहीं, तो मेरे को कंपनी क्या करेगी, उस जॉब से मुझे निकाल देगी। अब मैं जॉब से निकलूँगा, फिर देन उस काम को सीखूँगा, तब तक तो ऐसा है कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट ही रहूँगा, बेरोज़गार हो जाऊँगा। तो तकनीकी बेरोज़गारी कहीं ना कहीं से बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट करती है। और ये विश्व बैंक ने कहा भी है कि ऑटोमेशन के कारण कई लोगों की नौकरियां खतरे पे पड़ गई है। ऑटोमेशन में क्या होता है, जैसे कि कार बन रही है, भैया खुद ही पेंट कर दे रही है मशीन, खुद ही नट बोल्ट टाइट कर दे रही है। अब आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी बोला गया है कि 2030 तक बहुत से लोगों की जॉब जाएगी सिर्फ इसी कारण से। तो ये भी रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के। ओके, फिर आता है फ्रिक्शनल यानी कि संघर्षात्मक। क्या होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि मान के चलो मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, अब वहाँ मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं महीने के, बट अब मुझे क्या करना है, नहीं यार ये जॉब छोड़ना है, कोई दूसरी नई जॉब को मैं तलाश करता हूँ। अब मैं दूसरी नई जॉब को ढूंढने के लिए इस जॉब को स्किप करूँगा और दूसरी सेकंड जॉब जो मुझे 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, उस जॉब को पाने तक मैं खाली रहूँगा। और जब वो मुझे मिल जाएगी तो उस दोनों के बीच, मतलब कि जब से मैंने छोड़ा और तब तक मैंने पाया नहीं, उसके बीच का जो टाइम होगा वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ओके, तो इसको मैं बोलूँगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, ओल्ड जॉब एंड देन नियर जॉब, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही होगा फ्रिक्शनल। फिर होता है वैल्यूनरेबल, इसको असुरक्षित रोजगार बोलिएगा, कमज़ोर रोजगार लिख गया है इसमें। तो असुरक्षित रोजगार मतलब सीधा सिंपल है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो असुरक्षित है, यानी कि वैल्यूनरेबल है। मतलब कोई उसमें लीगल बॉन्डिंग नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं भरा जाता। तो ऐसे कई जॉब्स हैं आप देखेंगे, बेसिकली कोई गया काम कर रहा है 5-10 हज़ार रुपये में, उसका मन करेगा ऑनर का तो वो अगले महीने निकाल देगा आपको, बिना किसी कारण के भी निकाल देगा। तो उसमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होने से इसको हम वैल्यूनरेबल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। अब होता है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अब अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है कि जैसे कि मुझे जॉब मिल गई और मैं कमाता हूँ 5,000 रुपये पर मंथ, बट जहाँ मैं जॉब करने जा रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने, मेरे घर आने में, और जो भी मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ उसको मैं फुलफ़िल भी तो करूँगा। उसको पता चला उसको फुलफ़िल करने में मेरे 5,000 तो मैं कमा रहा हूँ, और 5,000 की जगह मेरे कितने खर्च हो गए, 6,000 खर्च हो गए। तो ये क्या है, जिससे क्या होगा, हमारा मॉरल डाउन होगा काम करने को लेकर के। तो एक प्रकार से हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर ले रहे हैं, एक तरीके से मॉरल डाउन होना चालू हो जाएगा। और यही है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। इससे क्या होगा, बेरोजगारी का जाल बनता चला जाएगा, इसे ही हम बोलते हैं। ओके, अब ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में, उसको हम देखते हैं क्या रीजन्स हो सकते हैं। पहली चीज़ तो बेरोजगारी, आर्थिक विकास, यानी कि जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे पास। हमारा जो इंडिया है वो एक तो डेवलपिंग कंट्री है, अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। पहली चीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी कंट्री की, तो उस कंट्री की क्या होता है, यानी कि जीडीपी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। बट हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये बिल्कुल उल्टा है। हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी हमारी बढ़ रही है पर हम उस तरीके से जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो जॉब क्रिएट ना करने का मेनली रीज़न है स्किल्स लेबर नहीं है हमारे पास। ओके, स्किल्स लेबर नहीं है, तो ये भी कई रीजन्स हैं, कई फैक्टर हैं। दूसरा आता है जो हमारे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है, वो हमारे यहाँ से डैमेज हो गई है।
जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तब से जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। और स्मॉल इंडस्ट्री हमारे इंडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराती थी। और जब यही नहीं रहेंगे तो जितने जो एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं गांव में, रूरल एरिया में, शहर में, वो कहाँ जाएंगे वो लोग। तो ये भी एक रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि मान के चलो मेरे को पापड़ का काम है, अब मैं पापड़ बेलने वालों को लगा दूंगा कम से कम 100 लोग, पर अब उसकी मशीन आ गई है तो क्या करेगी वो मशीन, पापड़ बेलते चले जाएगी, तो होगा क्या, रोज़गार ख़त्म। और प्लस सेकंड चीज़, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को उतना ज़्यादा क्या नहीं कर रहे हैं, पंप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो पहला कॉसेस हो गया जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा हो गया आपका डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये हो गया आपका। फिर देन संयुक्त परिवार प्रणाली, जॉइंट फैमिली, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। जॉइंट फैमिली ये हमारे रूरल इंडिया पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। होता क्या है, बहुत बड़े बड़ी फैमिली होती है और वो बड़ी फैमिली किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, उस फैमिली के एक पर्सन दो पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है। वही काम करता है, वही खिलाता है, वो सारी चीज़ें, बाकी लोग बस आराम से बैठे रहते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली में। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेन फैक्टर है, मेन रीज़न है। थर्ड, तो अब आते हैं मोबिलिटी ऑफ लेबर, श्रम की गतिशीलता। इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। तो कभी कभार क्या होता है कि हम कमाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं, बट हमारे इंडियन कल्चर में आप देखेंगे कि परिवार मोह, यानी कि जो फैमिली की जो लॉयल्टी है उसको लेकर के वो लोग बाहर नहीं जाते हैं। हम वो सोचते हैं हम यहीं पर रह करके जो भी है थोड़ा बहुत रह लेंगे, पर वो बाहर नहीं जाते हैं कमाने। इस वजह से क्या होता है कि वो जो है वो लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो उसमें कारण, लो मोबिलिटी के कारण क्या होता है, उतने अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। ये भी है रीज़न है। फिर देन एक तो एजुकेशन, बट काफ़ी टाइम से आप देखेंगे, काफ़ी टाइम से एजुकेशंस बहुत अच्छे तरीके से इंडिया पे ग्रो कर रहा है। और पहले जब एजुकेशन नहीं था तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल जो फ्लॉ है, जो हमारा एजुकेशन है वो नहीं, कम होने के कारण से क्या था, जो जॉब प्रोफाइल इतने अच्छे तरीके से नहीं बन पा रही थी। जॉब प्रोफाइल इकोनॉमी के लिए जो सफिशिएंट जॉब प्रोफाइल चाहिए किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्किल्ड जॉब के लिए, वो नहीं हो पा रहा था। तो एजुकेशंस भी कहीं ना कहीं से एक तरीके से कम है और ये रीजन्स भी बहुत काम करता है। फ्रेंड्स, आप ये जी है कि आप जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप बस उसको सुनते रहिए और बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप नोट्स को कैरी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि हम जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जॉब क्रिएट नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, अब देखो होता क्या, भैया पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम उतना जॉब तो हम दे नहीं पाएंगे किसी को। तो यहाँ भी एक रीज़न है जॉब ना क्रिएट होने के कारण। और कंडीशन ये भी है कि कोई भी कंट्री पूरे लोगों को जॉब नहीं दे पाएगा। ओके, और रीजन्स हैं क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पूरे लोग को जॉब हम कहाँ से दे पाएंगे, रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत कम है ना। तो ये भी एक रीज़न है। फिर देन आपका आएगा स्किल्स की कमी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया ऐसा है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई भी आपको अपने जॉब नहीं देगा, कोई भी आपको अपने पास काम के लिए नहीं रखेगा। वही है कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है या कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको कैसे अपने शॉप पे कंप्यूटर में टैली का काम दे सकता हूँ, नहीं दे पाऊँगा ना। मैं जब तक आपको आता ही नहीं तो मैं कैसे आपको काम दे। तो स्किल्स की कमी है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने स्किल्स इंडिया को लेकर के एक प्रोग्राम लेकर के तभी अच्छे अच्छे स्किल्स दे सकें। दूसरी चीज़ क्या होता है, हम जब दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे पास स्किल्स की कमी रहती है, तो वहाँ पे वो जॉब नहीं मिल पाती जिसके लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर वही है, ऐसे ऐसे काम मिलते हैं जिससे आपको वापस वहाँ से आना पड़ जाता है। फिर आपका कॉसेस आता है कि पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमारे कंट्री में क्या है, थोड़ा सा जो औद्योगिकरण है अब वो पुअर है, मतलब बेकार, मतलब उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, पीछे होने के कारण कृषि अभी भी पीछे, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन उतना
नहीं बढ़ पा रहा है। अब प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो लोगों की ज़रूरत भी हमें उतनी ही पड़ेगी, तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकते हैं। तो ये था आपका जितना भी कॉसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और क्या कॉसेस हैं, एक तो है आपका लास्ट इज़ नॉट लीस्ट लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की कमी। क्लियर है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होने से क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री या जो भी एनी अदर कंपनीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। या फिर आप MSME यानी कि लघु उद्योगों को हेल्प नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट दे करके। इन्वेस्टमेंट देंगे तो उनको थोड़ा सा क्या होगा, मनी से हेल्प मिलेगी एंड देन लोगों को काम भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जब होता है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है, और प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो हमें लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक फैक्टर जो है काम करता है। ओके, अब भैया इम्पैक्ट कौन कौन से हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ऐसे कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ सकते हैं किसी कंट्री पर। तो पहली चीज़ तो है भैया गरीबी। अगर रोज़गार नहीं मिलेगा, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तो क्लियर है गरीबी है, मेरे पास गरीबी आ जाएगी। फिर ये क्या होगा, जो यंग लोग हैं, यंग पीपुल है, उनको जब काम नहीं मिलता है तो वो पैसों के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ में घुस जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, इससे क्या होगा, कंट्री में क्राइम भी बढ़ेगा, लोग पैसे लूटेंगे, ये सब करेंगे, इससे क्राइम भी बढ़ेगा। फिर थर्ड इज़ कि अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन ईजिली बी एंटाइज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। माने कि चलो मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति आया, बोला कि भैया देखो ऐसा है कि आपको यहाँ जा कर के दंगे करने हैं, यहाँ पे आपको जा कर के इसको मारना है, इसको काटना है, मैं आपको पैसे दूंगा। तो इससे क्या होगा, वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो बेरोजगार है। तो ये भी एक रीजन्स हैं कि वो किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है दूसरी चीज़ों में, इलीगल एक्टिविटीज़ में। फिर आपने देखा होगा अक्सर कि जो बेरोजगार लोग होते हैं वो शराब, ड्रग्स, इन सब का क्या करने लगता है, सहारा लेने लगते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है जिसको हमने पूरा ग्रेजुएटेड पर्सन बना दिया, पूरा एकदम पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया, अब वो उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो एक प्रकार से वो किसी कंट्री का क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, मानव संसाधन है, पर वो अब किसकी लत में लग गया, शराब और इस सब की लत में लग गया, जिसकी वजह से क्या होता है, उस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्सेज ख़राब होता है। ओके, तो ये भी एक रीजन से ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होगा, लॉस होगा इससे कंट्री का। फिर देन जो भी है हमारे जो संसाधन हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगा, उनको काम नहीं मिलेगा। फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनका उचित रूप से हम क्या कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, उससे हम सही से यूज़ नहीं ले पाएंगे। तो क्लियर है, अगर हमारी बेरोज़गारी अगर बढ़ती है, हमारी किसी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट बढ़ती है, तो वहाँ का GDP भी 2% कम हो जाता है। मतलब कि अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो GDP 2% घट जाएगी, क्योंकि हम GDP का मतलब ही होता है कि हम प्रोडक्शन अच्छे से करें। प्रोडक्शन होएगा ही नहीं, रिसोर्सेज का हम यूज़ ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर देखते हैं कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए ऐसे कौन कौन से स्टेप्स को लिए हैं, इवन गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। पहला है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। ये 1980 में लॉन्च किया गया इसको, और इसका काम था कि हम रूरल एरिया में जो भी है उसको हम डेवलप करें, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवाएं। तो ये 1980 में किया गया था। ओके, तो इसका जो हिंदी में है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ओके, IRDP। फिर है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। कई बार पूछता है ट्राइसेम आपसे कि ट्राइसेम कब आया, 1979 में, आपको याद रखना है। इसका जो मेनली उद्देश्य था वो था 18 से 35 वर्ष के जो बेरोजगार लोग हैं, वो भी कहाँ के, रूरल एरिया के ग्रामीण लोग जो हैं उनके लिए क्या करना, उनको स्किल्स डेवलप करवाना। रूरल एरिया के जो यूथ लोग हैं 18 से 35 वर्ष के लोग, उनको स्किल्स डेवलप कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें SC ST और वुमेंस को ज़्यादा हमने प्रायोरिटी दी थी, SC ST और
वुमेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी ट्राइसेम में 1979, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपके काम का अधिकार भी प्रदान करता है, राइट टू वर्क फॉर पीपुल। तो ये 2005 में इसका स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा 2005 में। और इसमें बोला गया कि हम परिवार की जो उन सभी परिवारों को हम प्रति वर्ष न्यूनतम मतलब 1 साल में हम 100 दिन का काम उनको देंगे, और 100 दिन का काम हम देंगे, ये गारंटी के साथ है कि हम उसको 100 दिन का काम देंगे 1 साल में, और उसको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था मनरेगा। मनरेगा के तहत कई तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी, तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने से क्या हुआ, लोग खरीदने की मतलब अब वो लोग जो भी सामान है वो खरीद सकते हैं, उनके पास पैसा है, सारी चीज़ें वो कर सकते थे। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट की गई, बहुत आपको याद रखना है। इसमें जो यूथ लोग हैं, पीपुल इंडिया के जो यूथ है, उन पर फोकस किया गया। उनको कहा गया मतलब उनको हम स्किल्स डेवलप कराएंगे, ताकि वो जब वो दूसरे देशों में जाएं काम करने, चाहे अपने देश में ही काम करें, तो उनके पास वो स्किल्स रहनी चाहिए, ताकि वो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, वो बेरोज़गार ना हो। तो ये भी एक अच्छा स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिर मनरेगा, जैसे हम 2005 में लेकर के आए, 100 डेज़ आपको वर्क देना है पर ईयर में, और ये हमें राइट टू वर्क प्रोवाइड कराता है इस एक्ट के थ्रू में। फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स में 2016 में स्टार्ट किया गया। 2016 में इसमें क्या करना था कि जो कंट्री में जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को बढ़ावा देना था, हमें लोगों को क्या करना था, लोन प्रोवाइड कराना था इससे, स्टार्टअप इंडिया स्कीम से। फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये भी 2016 में चालू की गई। इसमें हम स्टैंड अप इंडिया में लोन प्रोवाइड करा रहे थे 10 लाख और 1 करोड़, कम से कम 10 लाख रुपए, और रुपए की भी 1 करोड़ रुपए तक का कम से कम हम क्या करते, लोन प्रोवाइड कराते। बेसिकली यहाँ पे SC ST और वुमेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, और यहाँ पे हमने फोकस किया ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, यानी कि ग्रीन फील्ड जो उद्योग है उसको स्थापित करने के लिए ज़्यादा हमने ध्यान दिया। अब ग्रीन फील्ड उद्योग होते क्या, ग्रीन फील्ड उद्योग का मतलब ये होता है कि लैंड भी आप खरीदें, उस पर पूरा स्ट्रक्चर आप तैयार रखें, तो ये होता है ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट किसी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर देना। ओके, तो ये चीज़ है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में डिफरेंस। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स और देन स्टैंड अप इंडिया स्कीम, दोनों को 2021 में स्टार्ट किया गया। और स्टार्टअप इंडिया स्कीम में हमने प्रमोट किया एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को, और स्टैंड अप इंडिया स्कीम में हमने क्या किया, लोगों को ऋण दिया, लोगों को लोन दिया। और बेसिकली यहाँ पे हमने SC ST एंड वुमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ताकि वो जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज यानी कि ग्रीन फील्ड उद्यम की ओर बढ़ सके। तो ये था आपका। अब आगे क्या हमें करना है और हम क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पुलिस, न्यायपालिका जैसे क्षेत्रों में हमें सार्वजनिक निवेश करना होगा, जिससे सरकारी नौकरियां पैदा होंगी। अब पुलिस यहाँ पे क्यों, ताकि हम पुलिस इसलिए कि भैया हम जो जॉब में जा रहे हैं या इवन एक पर्टिकुलर जो समाज है उसको हम सिक्योरिटी दे सकें। स्वास्थ्य, न्यायपालिका इसलिए ताकि जो काम के प्रति उनका जो अधिकार है उनको अधिकार प्राप्त हो सके, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। स्वास्थ्य, उनको अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी वो काम करेंगे। शिक्षा अच्छी रहेगी तो शिक्षा अच्छी होने से लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप होगी। और फिर देन सेकंड इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण जरूरी है। औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का डिसेंट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि नीचे तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रूरल एरिया में इंडस्ट्री आए, ताकि लोगों को, वहाँ के लोगों को जो मोबिलिटी नहीं कर पाते हैं उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। फिर देन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी। क्लियर बात है, गांव के लोग शहर की ओर मोबिलिटी करते हैं, यानी कि वो माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पे वो काम कर सकें, उनको रोज़गार मिल सके। अब वो वहाँ पर आएंगे तो जो शहर के लोग रह रहे हैं उनके रोज़गार पर भी दबाव पड़ेगा, तो वहाँ के पूरे लोगों को रोज़गार नहीं मिल सकता। इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना गांव में ही क्या करें,
हम वहाँ पे गांव में ही क्या करें, ऐसे माइग्रेंट ना होने दें गांव के लोगों को, और गांव में ही हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें। फिर एक एंटरप्रेन्योर जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू मेनी इन अ कंट्री, देयरफॉर गवर्नमेंट नीड टू इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ। अब हमारे इंडिया में लोगों के अंदर जो रिस्क जनरेट यानी कि रिस्क को सहने, जो रिस्क हैं उसको हम सहने की क्षमता बहुत कम है, और जो रिस्क सहता है वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। तो सरकार का कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम इस तरीके से पॉलिसी बनाएं ताकि यूथ जो यंग लोग हैं उनके अंदर एक अच्छे उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप बनने का एक क्वालिटी जनरेट हो, ताकि ये लोग करते क्या हैं, जो उद्योग खोलते हैं वो 10-15 लोगों को रोज़गार तो देते हैं कम से कम। तो ये उन लोगों को रोज़गार देंगे तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये ट्रिकल डाउन थ्योरी पर वर्क कर रहा है। आप देख रहे हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी का भी मतलब ये है कि हम ऊपर से इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे नीचे तक के लोगों को, जो नीचे वाले लोग हैं उनको भी उनका है लाभ, प्रॉफिट मिलने लगेगा। ये है। तो आपको ये वीडियो बहुत अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने वैल्यूएबल कमेंट करते रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें इस पूरे लेक्चर में कोई भी ऐसा मिस्टेक लगे तो भी आप बता सकते हैं। तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।